हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसे कि हमारी जो मतलब इंडियन कह सकते हो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो स्टैटिस्टिक की जो वीडियो मतलब कंटिन्यू चल रही थी, तो आप लोगों ने देखा होगा। अब गाइस हमारा जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम आपका कल है और हमने सारी की सारी तैयारी कर ली है। तो यार आज की जो वीडियो होगी ना, वो अपने आप में बहुत स्पेशल है। और आप सभी से भाई मेरी रिक्वेस्ट है, कह रहा हूँ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ना आप लोग इतना शेयर करिए कि हर एक बच्चे के पास पहुंचे। और वो क्या होगा, कल एग्जाम में बैठने से पहले ना ये वीडियो जरूर देख ले। क्यों? और ये वीडियो अगर देखेगा ना, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को मतलब गारंटी लेता हूँ कि उस बच्चे के जो मार्क्स होंगे ना, उसमें ऑटोमेटिक क्या होगा भाई, उसमें चेंज आएगा। क्या करो, चेंज आए। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में ही हमारा आपको मैं कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं बताऊंगा, क्या है कैसे है, कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। मैं कह रहा हूँ ये वीडियो कोई पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं है। अब ये होता है क्या, जैसे आप लोग भी हो, ठीक है। अगर मैं कहूँ जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, क्या आप लोगों ने तैयारी की है? सिंपल बात है। और आपकी तरह बहुत सारे और भी बच्चे जिन्होंने सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे, जिन्होंने उपभोक्ता संतुलन वगैरह, ये जो आपने व्यष्टि समष्टि वगैरह सारे के सारे सिलेबस को पढ़ा होगा। बट यहाँ पर बच्चा क्या होता है, लाई कहाँ पर करता है, मतलब बच्चा लैग कहाँ कर जाता है कि उसको पेपर को अटेम्प्ट करने का सही अप्रोच या राइट वे क्या होता है नहीं पता हो। तो यार आप लोग ना वीडियो को शुरू से लास्ट तक का देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सही से बिल्कुल राइट अप्रोच कर आपको बताऊंगा पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, या पेपर को सॉल्व करने का सबसे जेन्युइन तरीका या सबसे जबरदस्त तरीका या बेहतरीन तरीका कौन सा होता है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का देखिएगा। बात सुन यहाँ तक, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर बात करते हैं पहले कुछ बातों को। देखो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने क्या हुआ, सिलेबस को बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपका मीन मीडियन मोड वगैरह आप लोगों ने सभी ने लगाया होगा, ठीक है। बात से यहाँ तक आपने और भी सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे। लेकिन कुछ बच्चे क्या होंगे जिनकी मान लेते हैं एक बच्चे की जो तैयारी होगी 100% है, दूसरे बच्चे की तैयारी मानते हैं 70% है, और तीसरे बच्चे की तैयारी क्या है 50% है, ठीक है। तो अब देखो जो तीनों कैटेगरी में जो बच्चे चल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं अपने मार्क्स को मतलब इनहेंस करने के लिए, ठीक है। मान लो जिसकी तैयारी अच्छी है वो और अच्छे मार्क्स के लिए कर सकता है, जिसकी 70 है तो वो प्रेजेंटेशन से कह सकते हो या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो पैटर्न होगा उसके बेस पे अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकता है। दूसरा जो बच्चा है 50% का, वो क्या कर सकता है, चीज़ों को समझकर वो भी अपने मार्क्स को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। और वो सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या, अगर ना आप लोगों को अटेम्प्ट करने का राइट अप्रोच नहीं पता ना, तो फिर आप लोग वहाँ पर क्या नंबर से लैग कर जाओगे। क्या करोगे? लैग कर जाओ। मैंने कहा था ना कि अगर आप में से जिस बच्चे ने मेरी सारी की सारी वीडियो देखी होगी ना, वहाँ से आपने कंसेप्ट अगर क्लियर करोगे ना, तो आज की जो वीडियो होगी ना, आज की वीडियो आपकी प्रेजेंटेशन को क्लियर कर देगी। और इस प्रेजेंटेशन के बाद जब आप लोग कल एग्जाम देने बैठोगे, एग्जाम देने के बाद जब आप वीडियो अगर आप दोबारा देखोगे, ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट ना, एग्जाम दे के आने के बाद ना आप लोग बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया, क्या आपके जो मैंने ये टॉपिक्स पढ़ाए हैं या फिर इससे पहले कि जो भी आपने टॉपिक्स देखा हमारे चैनल पर, क्या आपके लिए हेल्पफुल है। अगर है तो बस आप लोग क्या करें, वहाँ पर कमेंट करिए, ठीक, और अपना नाम मेंशन कर देना कि ये मतलब हमने सर आपकी वीडियो को देखे थे और एग्जाम में वहीं से पूरी की पूरी वीडियो उठ के आ रही, मतलब क्वेश्चन उठ के आए हुए, ठीक है। तो अब चलते यहाँ पर हम देखो कह रहे हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, पेपर होगा कि सारे बच्चे एग्जाम में बैठे होंगे, लेकिन वहीं पर एक बच्चा टॉपर निकलेगा, एक बच्चा क्या उससे कम आएगा, उससे कम एक बच्चा सबसे कम आएगा। तो ये कहने के कह सकते हो कि टॉपर वाली अप्रोच रहेगी। टॉपर वाला भी बच्चा वीडियो देख सकता है, जो टॉपर नहीं है वो भी देख सकता है, वो भी बनने की कोशिश कर सकता है, और टॉपर इससे बेहतर नंबर लाने की भी कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमारा कह रहे हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर को कैसे मतलब अटेम्प्ट करते हैं। तो अब देखो जो पेपर्स होंगे ना, ठीक है, वो क्या होगा आपके स्टार्टिंग के, अगर आप देखो जैसे में मतलब डिवाइड होते हैं, जैसे खंड अब ऐसे करके 2 से 3 खंड डिवाइड होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड होने दो, ठीक। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि बातें जो बता रहा हूँ आप लोग बहुत ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, या तो कॉपी में इसको लिख लो, ठीक है। तो एक चीज़ याद है ना, सबसे पहले भाई ना, सबसे पहले करो ना आप लोगों को 1 नंबर के क्वेश्चंस को टच नहीं करना है। क्या करूँ मैं कि 1 नंबर के क्वेश्चन को पेपर पे नहीं लिखना है, फ्रंट का जो पेज होगा उस पर नहीं लिखना है। कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, लोग तो 1 नंबर के लिखवाते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करूँ बेहतरीन अप्रोच दे रहा हूँ, स्मार्ट अप्रोच, ठीक है, वो भी आप करोगे लेकिन सही डायरेक्शन के बाद, ठीक है। तो कहोगे सर 1 नहीं करेंगे तो हम क्या, मैं करूँ 1 से 2 से 3 नंबर के अगर जो भी क्वेश्चन आते हैं इसको आपको टच नहीं करना है। कह रहे हो इसको टच नहीं करना है, समझ में आ रहा होगा। तो क्या करेंगे,
तो देखो आपको करना है कि आपको बड़े क्वेश्चन को टारगेट करना है। और बड़े क्वेश्चन का मतलब क्या, थ्योरेटिकल वाले, ऐसा नहीं कि आप न्यूमेरिकल। ठीक है, रीज़न क्या होता है भाई, देखो रीज़न क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है ना, अगर आप लोग अच्छा सा मतलब उसको बना के दोगे, सीट को अच्छे से प्रेजेंट करके दोगे, बढ़िया सा बिल्कुल क्लियर शीट होगी ना, तो जाके आपके नंबर्स वहाँ पर क्या होंगे, बहुत अच्छे आएंगे। और वहाँ पर अगर हल्की फुल्की मिस्टेक भी होती है ना, तो टीचर उसको अवॉइड कर देता है। अब मान लो यहाँ पर क्या हुआ कि कोई बच्चा था, उसने शीट लिया, ठीक है, उसने मान लो स्टार्टिंग से क्या हुआ, एमसीक्यू क्वेश्चन को लगाना शुरू कर दिया। मान लो यहाँ पर क्वेश्चन उसने 1 लिखा है, ठीक है, फिर इसका आंसर लिख दिया, फिर क्वेश्चन 2 लिखा है यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा ना तरीका ठीक है बात से, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा क्या होता है ना, जो कहते हैं ना इम्प्रेशन होता है ना, वो नहीं पड़ता टीचर के ऊपर। तो हमें क्या, टीचर को इम्प्रेस करना है। क्या करो, टीचर को इम्प्रेस करो, तो फिर अपने नंबर को वो आपके नंबर्स को इम्प्रेस करेगा। ये टीचर की खास बातें होती है। ठीक है, तो अब आप लोग करोगे क्या, सर करो कि हम अगर 1 नंबर का नहीं करेंगे, तो मैं करो ना, या तो आप क्वेश्चन क्या करो, या तो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन उठा लो, क्या रहो, या तो आपका 6 मार्क्स से ये क्वेश्चन को टारगेट करो। और ये भी कौन से, मैं करूँ यहाँ पर कौन से, थ्योरेटिकल, कौन से, जो आपका थ्योरेटिकल होते हैं ना, उस वाले क्वेश्चन को न्यूमेरिकल नहीं करना है। ठीक है, स्टार्टिंग आपको न्यूमेरिकल नहीं करना है। बात समझ आता है। अब मान लेते हैं ऐसे ही कोई आपका एक क्वेश्चन आया, बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, मान लो आपका जो बड़ा क्वेश्चन आया, क्या आया, पीपीसी वक्र आ गया। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र आ गया। कह रहे कि उत्पादन संभावना वक्र को बताइए और यहाँ पर उसकी 2 विशेषता को बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन को टारगेट कर लो, या तटस्थता वक्र को उठा लो, या आपका परिवर्ती अनुपातों का नियम, इन क्वेश्चनों को टारगेट करो। तो देखो अब यहाँ पर लिखने का अप्रोच क्या होगी। अगर आप लोग भाई ब्लैक पेन और रेड पेन, सॉरी रेड तो यूज़ नहीं करना बिल्कुल, अगर आपको कहना ब्लैक और ब्लू यूज़ करना है, और यार जेल पेन बिल्कुल ही मत हो, नहीं तो सीट बहुत ना भद्दी लगने लगती है। क्यों, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में आप तो सिंपल सा बॉल पेन, सबसे बेस्ट होता है ना, क्योंकि जो हमारे 3 या 4 रुपए के जो पेन आते हैं ना भाई, बहुत प्यारा पेन होता है, बहुत स्मूथ चलता है, स्मूथ। ठीक है, वो ज़्यादा इंक उसको फ्लो भी नहीं करता। तो अब मान लो आपका जैसे आता है उत्पादन संभावना वक्र में 4 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या होता है और उसकी विशेषता बताइए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या, मान लो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्या क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आप लोग यहाँ पर आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे, पहले तो आप उसको भाई उसकी डेफिनेशन दो। क्या करो मैं, उत्पादन, ठीक है, संभावना वक्र, ये हो गया अपना उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट करना है, और आप ब्रैकेट में लिख दो इंग्लिश में, अगर आपको पता है पीपीसी, ये हो गया। इसको आप बढ़िया से क्या करोगे, और स्पीड रखना भाई, स्पीड वैसा नहीं कि आप बिल्कुल इसको सजाते रह गए और आपका स्पीड नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको बढ़िया से अंडरलाइन करोगे आप लोग ऐसे। ठीक है, जो बड़े क्वेश्चन के साथ मैं कर रहा हूँ, ये हो गया। अब आपने इसकी यहाँ पर क्या डेफिनेशन आपने लिख दी, मान लो आपने डेफिनेशन यहाँ पर लिखी, ठीक है, चलिए। अब उसके बाद मेरा आता है कि आपका डायग्राम। ठीक है, कह रहा है कि डायग्राम में शो करना है, क्योंकि इससे अब डायग्राम आपको एक लाइन छोड़ो और फिर उसके नीचे आपने मान लो यहाँ पर आपने कर दिया यहाँ पर डायग्राम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लो ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, और ये हमारा मूल बिंदु होता है। ठीक है, अब आपने डायग्राम इसको शो कर दिया, इसका नाम दे दो ए और इसका बी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पीपीसी। ठीक, और यहाँ पर क्या इकाई है, मान लो यहाँ पर एक्स वस्तु हो गई, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया आपकी वाई वस्तु। ये समझ में आ रहेगा। 4 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा हूँ, और फिर इसकी ना ज़्यादा 1 या 2 लाइन में इसकी क्या कर दो, डायग्राम की व्याख्या कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डायग्राम की व्याख्या। ठीक है, तो ये देखो हमारा क्या 4 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर में आपका ये क्लियर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, 1 लाइन या 2 लाइन छोड़ के आप लिखोगे पीपीसी की विशेषताएं। क्या लिखोगे, पीपीसी की विशेषता इसको। ठीक है, ये आपने क्या लिख दिया, विशेषता है। अब आपको मैंने पढ़ाया होगा कि पीपीसी की विशेषता, अगर आप इसको अंडरलाइन करना हो ठीक है, नहीं तो इसके बाद 1 लाइन छोड़ के आपको इसको क्या करना, पॉइंट बना के, इसकी 2 विशेषता है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको इस तरह से प्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, 2 विशेषता आपने, तो ये क्या होगा ना, आपका लगभग पूरी शीट को कवर करेगा। और एक क्या होगा, बहुत, और यार पेंसिल से सारे डायग्राम को रहा, जितने भी डायग्राम आप लोग आगे सारे के सारे पेंसिल से बनाओगे। क्या करूँ मैं, पेंसिल से बनाओगे। तो इस तरह का मान लो पीपीसी का क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक उसकी विशेषता आपने बता दी। विशेषता को भी हेडिंग बना के कि जो आपका पीपीसी वक्र होता है, मूल बिंदु और क्या अंतोदर होता है, और पीपीसी वक्र होता है बाएं से, फिर उसके बारे में आप व्याख्या कर दीजिए। ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो। तो ये पीपीसी का टॉपिक आ गया। ठीक है, आप लोग इसको समझते रहना, स्क्रीनशॉट। मान लो दूसरा जो हमारा बड़ा क्वेश्चन, कह रहे हो कि स्टार्टिंग है ना भाई, स्टार्टिंग है ना आपके जो पेज होते हैं, जो आपको स्कूल में सीट प्रोवाइड की जाती है ना, तो उसका क्या करना है आपको,
उसका क्या करना है, स्टार्टिंग अगर 3 से 4 पेज ना आपको थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन लेके चलिए। करो एक बार आप बस मानो करो कि आपके एग्जाम में नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। मैं करो ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है, पर्सनली एक्सपीरियंस, हम भी एग्जाम दे के आए हैं, उसमें बैठे हुए, और हमने भी प्रेजेंटेशन को हमें बताया गया था, सिखाया गया था। तो वही मेरे को जो नॉलेज है वही नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग हमारे स्टूडेंट क्या हो पेपर में अलग तरह से करके आए, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन आता है ऐसा करके हमारा, ठीक है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा। एक क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि में क्या डिफरेंस करना है, डिफरेंस करना है। अगर नहीं देखा तो वीडियो देखो, कह रहे हैं आप। अब देखो सबका लिखने का तरीका मेन क्या होता है ना, एग्जाम में पढ़ा हर बच्चा होता है लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो मान लो क्वेश्चन नंबर क्या है 9 है, ठीक है, ये आता है। जो क्वेश्चन आपको पहला आता है उसको करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये बड़ा क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस, तो कुछ नहीं करना, पहले आपको लिखना है यहाँ पर। देखो ये बड़े क्वेश्चन ये सारे, मान लो पीपीसी वाला आपका हो गया, नेक्स्ट पेज पलटिए, वहां पर अगला क्वेश्चन डालो, तो लिख दो यहाँ पर, जैसे आपका पहला क्या होगा, मान लो यहाँ पर समष्टि, क्या लिखा आपने, समष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर है यहाँ तक, आपने लिख दिया समष्टि अर्थशास्त्र, ये हो गया, ठीक है। अब इसको मान लो दूसरा, और यहाँ पर जो 3 बॉक्स आपको बनाना है, क्या करो, 3 बॉक्स आपको बनाना है इसको बढ़िया सा, ठीक है। और एक आप लिखो यहाँ पर अंतर का आधार, क्या लिखोगे, अंतर का आधार, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आपने 3 बॉक्स इसको बढ़िया से बना लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो दूसरा क्या होगा हमारे यहाँ पर, मान लो ये, ठीक है, इसको हमने अच्छे से लिखा है, और यहाँ पर अगला हमारा मान लो ये हमने, ठीक। ये देखो ये सारे क्वेश्चन होते हैं ना जो आपको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करने के लिए मौका देते हैं, ये हो गया। और दूसरा हमारा कौन सा था भाई, यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्या हो गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करोगे, ऐसा आपने बना लिया ना, तो अब यहाँ पर क्या करोगे, जैसे पहले क्या लिखोगे, इनकी परिभाषा, मान लो ब्लैक पेन से इनकी क्या करो आप, इनकी ये जो हेडिंग होती है ब्लैक से डाल दो, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पर पहले क्या परिभाषा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, जो समष्टि होगी उसकी डेफिनेशन आप यहाँ पर पूरा लिख दोगे, ठीक है, यहाँ पर लिख दोगे, समझ में आ रहा होगा। और फिर उसके बाद दूसरा मान लो यहाँ पर क्या करो, दूसरा इसका उद्देश्य, तो दूसरा पॉइंट बनाओगे एक लाइन छोड़ के, दूसरा फिर लिखोगे अंतर के आधार में, क्या लिखोगे, उद्देश्य, क्या लिखोगे, उद्देश्य। तो इसका आप लोग यहाँ पर ब्लू पेन से क्या लिख दोगे भाई, इसका उद्देश्य लिख दोगे यहाँ पर। क्लियर है, इसका भी उद्देश्य आपने लिख दिया क्या क्या होता है। और फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बनाओगे, तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, इसको घटक, क्या लिखोगे, घटक। और घटक में आप क्या करोगे, यहाँ पर पूरा इसका बढ़िया से आप इससे घटक डाल दो, क्या क्या होता है मैंने आपको सारा पढ़ा रखा है, ठीक। आज कोई टॉपिक नहीं, आज हम पेपर करने का तरीका जो कैसे तो बेस्ट अप्रोच होगी, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अच्छे मार्क्स को कैसे गेन करें, ठीक है। और फिर लास्ट आप क्या डाल देना, लास्ट आप क्या डाल देना भाई, एग्जाम्पल, क्या डाल देना, उदाहरण, क्या डाल देना, उदाहरण यहाँ तक, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, क्लियर। आप देखो ये टॉपिक कहाँ कहाँ कौन कौन से बन सकते हैं, आपसे इन दोनों में डिफरेंस करवा सकता है। आपको मैंने पढ़ाया डिमांड वाले चैप्टर में, मतलब आपका सामान्य वस्तु और निम्न कोटि की वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु मैंने पढ़ा। तो ये क्वेश्चन में आपसे डिफरेंस, जब भी कोई क्वेश्चन भाई डिफरेंस वाला आएगा ना, तो ये वाली अप्रोच यूज करो, एग्जामिनर भाई बहुत इंप्रेस होगा। मैं करो एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होगा, आप लोग करें क्या, और जब आपकी सीट चेक होकर मिलेगी ना, तो आप लोग बताना कि सर हमारे को पूरे के पूरे नंबर आप आए हुए जो आपने अप्रोच बताई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना है, ठीक है। चलिए अब देखो अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है, मान लो किसी और टॉपिक से क्वेश्चन आता है, अगर हम बात करें, अभी देखो मैं क्या करूँ, अभी आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल नहीं करना है, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल आपको नहीं करना है, एमसीक्यू आपको नहीं करना है। बाकी कोई फ्रेंड आपका करने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर उन्होंने वीडियो नहीं देखी ना, तो देखो करो कि बाद में जो आप लोग अगर इस वाले अप्रोच को फॉलो करो ना, उससे ज़्यादा नंबर आपके आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि हमने सिलेबस को पढ़ा, हमने रिवाइज किया, क्वेश्चन को लगाया है, लेकिन हमने सबसे जो बेहतर, सबसे जो अच्छा जो काम किया, हमने पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका सीखा है। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब मान लो क्वेश्चन आपका आता है कि डिमांड वाले चैप्टर में या फिर आप कह सकते हो डिमांड वाले चैप्टर में कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, कह रहे हैं 3 कारक, क्या कह रहे हैं 3 कारक। तो अब मान लो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 10 आ गया ऐसा करके कि मांग को प्रभावित करने वाले क्वेश्चन कौन सा 10 है। तो आपको डाइट होता है क्या ना, आप नहीं जाओगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले आंसर लिखोगे, मांग को प्रभावित करने वाले जो भी 2-3 आपसे पूछे आ रहे हैं वो डालो कि मांग को प्रभावित करने वाले 3 या 4 मुख्य कारक निम्नलिखित है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे मान लो आप पहला हेडिंग बना रहे हो, तो पहले यहाँ लिख लो, यहाँ पॉइंट आप यहाँ डाल देना, ठीक है। मान लो पॉइंट आप इसको यहाँ पर डालोगे, पहला पॉइंट है, तो पहला मैंने क्या लिखा होगा आपको भाई, वस्तु की अपनी कीमत, क्या लिखा था, वस्तु की, यहाँ पर पढ़ा रखा होगा मैंने आपको, अपनी कीमत, ये हो गया यहाँ तक। अब देखो ये हो गया। अब इसको आप बढ़िया से क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। अंडरलाइन करने के बाद भाई इसको क्या करोगे आप लोग, इसको क्या करोगे, ये सारा आपको एक्सप्लेन करोगे। मान लो 2 पॉइंट हो गया, ठीक है, ये आपने एक्सप्लेन किया। दूसरा पॉइंट आप मान लो यहाँ पर करो कि यहाँ पर संबंधित वस्तु क्या डाल दोगे आप। दूसरा पॉइंट हमारे लिए पढ़ाया होगा मैंने
संबंधित वस्तुएं, ठीक है, संबंधित वस्तुएं। अब इसको भी पॉइंट बना के आप इसकी व्याख्या कर दोगे, ठीक है, ऐसे। और फिर तीसरा पॉइंट आपका मान लो यहाँ पर, और ये क्वेश्चन ना भाई कह रहा हूँ कितने मार्क्स आता है, ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स आता है, पेपर में आया क्वेश्चन छपा हुआ कह रहा हूँ, कह रहे इतना कॉन्फिडेंस है कह रहा हूँ कि पेपर में छपे हुए ये क्वेश्चन सिलेक्टेड होते आएंगे, ठीक है, ये हो गया। और फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, ऐसे उपभोक्ता किया है, क्या कह रहे हैं, उपभोक्ता की आय, ठीक है, उपभोक्ता के हो गया। अब इसको आप क्या करोगे, बढ़िया से हेडिंग बना के ये करोगे, ठीक है। अब ये कम से कम आपको ना मतलब 1.5 पेज या फिर एक पेज से ज़्यादा आंसर देगा, तो वहाँ से भाई इस तरह से अगर आप आंसर करोगे तो 6 नंबर आपसे कोई भी छीन नहीं सकता, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर यार आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल भी आपको इसमें रोकना नहीं है, करते रहें सर, यस सर बहुत अच्छा तरीका हमें लग रहा है, ठीक है। और यार अपने दोस्तों को भी शेयर करो, अगर ये वीडियो ना हर एक बच्चे को पहुंचा दो, ताकि हर एक बच्चे के एग्जाम में मतलब बहुत अच्छा स्कोर करे, ठीक है। मेरा पर्पज़ ही यही है कि जो भी नॉलेज ना आप लोगों के साथ शेयर कर देना, आप लोगों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है भाई, क्या करो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, उसको एक जगह इकट्ठा रखो तो कम ही होगा, तो ठीक है, बस इस अप्रोच से मेरा काम करने का पर्पज़ है, ठीक है। टॉपिक बनता है परिवर्तीय अनुपातों का नियम, 6 नंबर का क्वेश्चन है, परिवर्तीय अनुपातों का नियम, ठीक है। तो उसको कैसे करोगे, सबसे पहले तो देखो, मान लो क्वेश्चन नंबर 10 कोई भी है, ठीक है, उसमें कह रहे कि परिवर्तीय अनुपातों का नियम समझाइए, तो आपको टीपी और एमपी के बीच में रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, हेडिंग बनाना बिल्कुल बढ़िया सी साफ साफ लिखनी है, ठीक है। परिवर्ती अनुपातों का नियम, क्या लिखोगे, परिवर्ती अनुपातों का, ठीक है, और यहाँ पर नियम, स्पीड रखना बस पेपर में, ठीक है, करो कि साफ हो काम होना चाहिए। और परिवर्तीय अनुपातों का नियम आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक। अगर आपसे एक टेबल के द्वारा कह रहे हैं संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से ये अनुसूचित, तब जाके आप टेबल बनाओगे, अदरवाइज आपको डेफिनेशन परिवर्तन अनुपातों के पूरी मैंने लिखवा रखे हैं, वो लिख दोगे पूरा यहाँ से, ठीक है। ये आपका ब्लू पेन दो, हेडिंग किसे ब्लैक पेन से देनी है अगर आप यूज़ करते हो, ठीक है। अगर ऐसा कंपलसरी नहीं है, अगर आप ब्लू से लिखते हो कोई दिक्कत नहीं, बस मैं कह रहा हूँ ना यार, पेपर का जब ब्लू और क्या ब्लैक मिक्स करो ना, तो थोड़ा सा ना क्लैरिटी आएगी, मतलब कॉपी ना बहुत अच्छी, उसका लुक होगा बहुत अच्छा आएगा। और यही चीज़ें क्या होगी, एग्जामिनर को इंप्रेस करेगी, क्या करो, यही चीज़ एग्जामिनर को इंप्रेस करेगी। तो अब मान लो यहाँ पर क्या है हमारा ये नियम, ठीक है, तो हमने डेफिनेशन दे दिया, फिर आप 1 या 2 लाइन छोड़ोगे, फिर इसका डायग्राम। तो डायग्राम मैंने कहा था हमेशा पेंसिल बनाओ, मैं यहाँ पर मार्कर से बना रहा हूँ, आप लोग भाई डायग्राम में एक एक चीज़ ना पेंसिल लिखोगे। तो मैंने आपको परिवर्तन अनुपातों का नियम अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने आपको लिखा होगा परिवर्तन अनुपातों का नियम क्या होता है, ठीक है। तो मान लो हमने ऐसा कुछ बना लिया, ठीक है, बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल डायग्राम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यही सारे आपके तरीके होते हैं ना, जो एक बच्चा 6 में से 6 लेता है, जो बच्चा 4 में से 4 लेता है, ठीक है। तो मैंने आपको इसको कुछ ऐसा कुछ बता रखा, ये आपका क्या होता है, टीपी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ये आपका एमपी हो जाता है, क्या होता है, एमपी, ठीक है। तो अब मैंने आपको यहाँ पर कुछ ऐसा लिखवा रखा होगा, ठीक है, ये सारे पॉइंट ये हो गया। फिर आपको यहाँ पर लिखना है ये पॉइंट हमारा और ये पॉइंट, ठीक है, ये तो ये देखो, ये सारे पॉइंट आपको एग्जाम में नोटिस करना बढ़िया से, ठीक है। फिर आप यहाँ लिख दोगे बढ़ते कारक के प्रतिफल, क्या लिखोगे भाई, यहाँ पर बढ़ते कारक के प्रतिफल, बढ़ते कारक के, ठीक है, कारक के प्रतिफल, ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पर घटते कारक के फिर ऋणात्मक में, और यहाँ पर आप फिर इकाइयाँ लिख दोगे, क्या होगा, इकाइयाँ, यहाँ पर क्या होती है हमारी इकाइयाँ, और ये आपका लिखोगे टीपी, और यहाँ पर क्या होता है एमपी, ठीक है, इस तरह से होगा। और फिर इसकी करोगे, इसके एक लाइन छोड़ के, मतलब नीचे डायग्राम के एक लाइन छोड़ के, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, संबंध, क्या लिखोगे यहाँ पर, संबंध, इनके बीच में क्या रिलेशन होते हैं, इसको बढ़िया से अंडरलाइन करके अब इसके आपको जो संबंध बताना है, तो जो 2-3 संबंध मैंने आपको पढ़ा रखे हैं वो लिख दोगे कि जब टीपी क्या होता है, बढ़ती दर से बढ़ता है, तो एमपी भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो ये सारे रिलेशन लिख दो। तो इससे क्या हो रहा है, इस तरह से अगर आप करके आते हो ना, करो टीचर एक भी एग्जाम में एक भी नंबर नहीं काटेगा आपका, उससे, अरे सोचो टीचर अगर नंबर काटने से कुछ मिलता है क्या, नहीं, सिंपल बात है। करो अगर आपने सही अप्रोच, सही आपने तरीका पकड़ा है ना, तो एक भी नहीं करेगा, एक भी काटेगा नहीं टीचर, एक भी नंबर, बल्कि क्या होता है आपके सीट से इंप्रेस होगा। और अगर आपने 4-5 पेज आपने ऐसा बढ़िया से मतलब लिखा है ना, बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद क्या करिए, अब देखो आपको मान लो यहाँ पर हमारा बड़ा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये मान लो बड़ा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, हमने कर लिया बड़े क्वेश्चन का। अब बात आती है कि एमसीक्यू वाले करें, न्यूमेरिकल करें। देखो भाई, न्यूमेरिकल करने का मतलब देखो क्या होता है कि आप ना क्या करें, न्यूमेरिकल को अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, मैंने क्या था, पहले न्यूमेरिकल नहीं करना, पहले एमसीक्यू नहीं करना, बात समझ आ रहा है, पहले न्यूमेरिकल नहीं करोगे, पहले एमसीक्यू नहीं करोगे, या तो अब देखो पहले बड़े क्वेश्चन आपने सॉर्ट आउट कर लिए, ठीक है। अब देखो अब आता है आपको जो ईजी लगे, ठीक है, आपका न्यूमेरिकल की अच्छी अगर पकड़ आपने क्वेश्चनों को लगाया, आपको समझ में आ रहा है कि मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालते हैं, आपको
फॉर्मूला वगैरह क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा कि हो गया, ठीक है। तो अब क्या करो, आप न्यूमेरिकल को पकड़ लो, ठीक है। क्या न्यूमेरिकल को पकड़ लो, और न्यूमेरिकल में याद रखना यार, ज़्यादा आपने कटपिट मत करिए, ज़्यादा आपको कटपिट मत करो। और खुद के मतलब होता कभी कभी बच्चे ने मान लो सवाल को शॉर्ट आउट करने के बाद क्या होता है ना, वो फ्रेंड के साथ आंसर मैच करते, भाई तेरा कितना है। तो यार कभी एक बात यार ना, हमेशा जो न्यूमेरिकल होगा आपने पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं आपने नहीं पढ़ा है, आपने क्वेश्चन को पढ़े हुए क्वेश्चन को लगाया ना, तो बस अपने ऊपर उतना विश्वास रखिए कि जो मैंने निकाला मेरा आंसर ठीक है, बाकी यार बाकी का नहीं, बस मैंने अपना स्टेप फॉलो किया, स्टेप वैसे किया है तो मेरा आंसर सही है। अब मैं भी मान लेते हैं, ठीक है, आपका आंसर 200 आया और जबकि सही था, लेकिन आपके फ्रेंड ने क्या कोई मिस्टेक करी, उनका आंसर कितना 180 आ रहा है, तो कह रहे हो कि बताओ वो मतलब वो कह रहे हो उसका आंसर सही है, मेरा कम क्यों आ रहा है। तो आपने अपने आंसर को काट के उसको कर दिया, और जब एग्जामिनर कॉपी दिखाता पता चलता है कि आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 200 आ रहा है, तो आपको क्या होता है भाई, वहाँ बहुत ज़्यादा रिग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए मेरी एक रही आप लोगों के लिए राय रहेगी कि आप न्यूमेरिकल अपने बल पे करिए, किसी को देखो मत, ठीक है। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो आप चलो ठीक है मौका तो पूछ लो, अदरवाइज फॉर्मूला आपने याद करा होगा, रगड़ा होगा, फॉर्मूला क्वेश्चन लगाए होंगे तो करिए, ठीक है। तो अब मान लो जैसे कोई भी टॉपिक आ रहा है हमारा माध्य निकालने के जो भी है, ठीक है, तो मान लो आपके पास कौन से कह रहा है खंडित श्रृंखला है, तो उसमें आपको कह रहे हैं उसमें माध्य, तो आपको टेबल ना बनाना होगा। यहाँ पर टेबल मान लो आपने जो भी आपने टेबल यहाँ पर बनाई होगी बढ़िया सी, ठीक है, आपको टेबल बनाना है। जैसे मान लो यहाँ पर टेबल क्या होगी हमारी, टेबल मान लो यहाँ पर क्या CI दे रखा है, क्लियर यहाँ तक CI दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है F दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है F दे रखा है, समझ आ रहा है यहाँ पर। क्या मान लीजिए जैसे 0 से 10 हो गया, फिर 10 से आपका 20 हो गया, और 20 से यहाँ पर क्या 30 हो गया, ठीक है। अब आप क्या निकालोगे, मान लो यहाँ पर आपको मीन निकालना, माध्य निकालना है, तो हम क्या इनके बीच की मीन निकली, फिर हम क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे। तो ये पूरी हमारी टेबल हो गई, और फिर उसके बाद टेबल के नीचे क्या लिखोगे भाई, आपको फॉर्मूला लिखोगे माध्य, ठीक है। अगर उसने कोई विधि क्या रखा होगा, ये फॉर्मूला लिखोगे, तो फॉर्मूला इससे मान लो अगर हमारे इस फॉर्मूले से करेंगे तो सिग्मा क्या होता है भाई, सिग्मा यहाँ पर फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। FM और इनटू में क्या होता है सिग्मा आपका F, ये इसको ब्रैकेट में कर दोगे, और फिर जो भी वैल्यू आएगी इसको रख के सॉल्व करोगे। तो न्यूमेरिकल के ऐसे क्वेश्चंस को लगाना होगा। न्यूमेरिकल के ये क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल क्लियर और डायग्राम बिल्कुल साफ, मतलब मेन आपको ना सफाई से काम करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखो आता है MCQ। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो हमेशा रखो ना MCQ ना रहे, हमेशा जब भी आप एग्जाम में बैठो ना तो अपना एक माइंड सेट बना लो कि लास्ट के जो भी रहेंगे ना, लास्ट के 15 मिनट निकाल लो, ठीक है, 15-20 मिनट आप निकाल लो न्यूमेरिकल रहे। क्यों, मान लो आपके पास मान लेते हैं जो सॉरी न्यूमेरिकल करो MCQ के लिए, ठीक है। मान लो आपके पास करो जो MCQ के जो क्वेश्चन आए ना, MCQ जो क्वेश्चन मान लो कितने 10 है, ठीक है। अब आपको पता भाई 10 लिखना है, तो एक एक 2-2 लाइन या फिर एक एक वर्ड या फिर कैसे तो 1 या 2 से 3 वर्ड में लिखना होता है। तो अगर आपके पास 10 मिनट है ना, अगर आपके पास 15 MCQ ना, तो भी आराम से लिख दोगे। तो MCQ लिखने का मतलब आपके क्या, आपने 3 से 4 सीट आपने क्या बड़े क्वेश्चंस को किया, न्यूमेरिकल लगा, या फिर न्यूमेरिकल से पहले ना आप लोग जो भी डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपका वृत्तीय मतलब पाई चार्ट हो गया, दंड आरेख हो गया, आयत चित्र हो गया, इस वाले को सारे को बहुत अच्छे से बनाओगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर MCQ को बिल्कुल लास्ट में ले जाओ, MCQ बिल्कुल लास्ट में ले जाओ, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें बस आपको क्या, मान लो जैसे आपने क्वेश्चन कर लिया, यहाँ पर MCQ लिखो तो मान लो क्वेश्चन पहला कर रहे हो, ठीक है, तो उसका मान लो ऑप्शन B सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन B लिख दो और उसका जो आंसर यहाँ लिख दो, ठीक है। फिर फटाफट आपको इसमें लिखना है, क्योंकि आपने बड़े वाले क्वेश्चन को, अब यार बड़े वाले क्वेश्चन को आपने बहुत टाइम देता है, इसमें ज़्यादा आपको टाइम देना नहीं है। क्यों, जब आपको 15 मिनट एग्जामिनर रीडिंग करने के लिए देता है, बस उसके आंसर को अगर एग्जामिनर परमिशन देता है कि टिक करने के लिए टिक कर लो, अदरवाइज मान लो कोई भी ऑप्शन जैसे अगर सी, तो उसके बाद आप कैसे डॉट डाल दो कि हाँ ये ऑप्शन इसके क्लियर है, और फिर फटाफट क्या कर दो, जैसे मान लो 3rd क्वेश्चन उसका ऑप्शन है तो उसका आंसर लिख दो, और ऑप्शन यहाँ पर क्या, मान लो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन B है तो B का यहाँ पर लिख दो, मान लो क्वेश्चन 5 है ये, तो ये मुश्किल से आप 7 से 8 या 10 मिनट के अंदर आप 10 से 12 MCQ क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये क्या होता है ना आपको, ठीक है, आपको कहते हैं ये होता है एग्जाम करने का, मतलब पेपर को अटेम्प्ट करने का एक बेहतरीन अप्रोच। अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करके आते हो ना भाई, मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के जो मार्क्स होंगे ना एग्जाम में बहुत अच्छे, ठीक है। आप लोग भी कहोगे कि सर ये वीडियो हमारे लिए क्या थी, बहुत यूजफुल थी, और बहुत हमारे लिए क्या होता है एग्जाम में इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले किया है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक बात सुन यहाँ तक। अगर यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो के लिए यार एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को क्या कर दो, आप लोग सब्सक्राइब कर दो। समझ में आ रहा होगा। सो आप सभी लोगों का भाई एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप बढ़िया से एग्जाम दे के आइए, ठीक है। और फिर हम मिलते हैं जो नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक्स होंगे उसमें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।